कभी किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर देखा है? नीचे घाटियां, ऊपर आसमान और बीच में वो खालीपन जो कहता है और आगे जाओ। धनु लग्न वाले ऐसे ही होते हैं। उनकी आंखों में एक भूख होती है, नॉलेज की, एक्सपीरियंस की, फ्रीडम की। पर क्या आप जानते हैं ये भूख कहाँ से आती है? वैदिक ज्योतिष कहता है कि उनके गुरु यानी जुपिटर की ये देन है। जैसे समुद्र की लहरों से रुकना नहीं आता, वैसे ही धनु लग्न वालों को ये कहना ही नहीं आता कि बस इतना ही काफी। धनु लग्न वाले कुछ ऐसे ही होते हैं, बाहर से जैसे कोई पटकू राम, बेपरवाह, खुले आकाश जैसे, पर अंदर अंदर एक आग जलती है जो किसी से भी कोई भी जवाब मिले तो भी शांत नहीं होती। ये आम जननी होती है किसी पुराने वक्त से, किसी पुराने वचन से, या किसी अधूरे लक्ष्य से, या शायद किसी ऐसे सच से जिसे अभी तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया हो। वैसे इनका स्वामी है जुपिटर यानी बृहस्पति। जुपिटर का मतलब है नॉलेज, धर्म, दिशा और जीवन का हायर मीनिंग। पर क्या हो जब यही बृहस्पति आपको डायरेक्शन तो दे, लेकिन मंजिल कभी भी पूरी ना हो। जुपिटर सिर्फ एक ट्रैवल प्लेनेट नहीं है, ये सोल का गुरु है, आत्मा का गुरु। ये डायरेक्शन देने वाला वो आंतरिक दीपक है जो तुम्हें पूछता है, क्या तुम बाहर जितना दूर जा रहे हो, अंदर भी उतना ही गहरे उतर रहे हो? ये धनु लग्न वाले अक्सर जैसे एक मिशन पर होते हैं। मिशन सच की तलाश का, जस्टिस की भूख और फ्रीडम की प्यास। पर ये सर्च बाहर की नहीं, इनके भीतर की होती है। जुपिटर उन्हें बड़ी बातें सिखाता है, जैसे एथिक्स, फेथ, ग्रोथ। और असली चुनौती ये है कि क्या वो इन सिद्धांतों को अपनी रियल लाइफ कॉन्ट्राडिक्शंस में भी जी रहे हैं। इसलिए सेजिटेरियस वालों को सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही आइडियल से होती है, और यही लड़ाई उन्हें तपाकर जैसे सोना बनता है, वैसे इन्हें बुरू बनाती है। जैसे मैंने अपने पिछले एपिसोड में कहा है कि हमारी कुंडली के पहले घर से, पहले घर यानी आपके 11 से छठा, 8वां और 12वां घर होता है हाउसेज ऑफ फियर। तो सेजिटेरियस के जो 6th हाउस है, अगर मान लो सेजिटेरियस लग्न वाली कुंडली ली है हमने और उसको पहला घर मानते हैं, तो उसका छठा घर होता है, उसने पड़ती है ऋषभ यानी टॉरस राशि, जिसका स्वामी है वीनस। यहाँ शुरू होती है सेजिटेरियस की असली परीक्षा। टॉरस एक स्टेबल, आराम पसंद राशि है और छठा घर है डेली टेंशन, ऑब्लिगेशंस और कर्मों का। धनु लग्न वाले लोग नेचुरली फ्लो और फ्रीडम में जीना चाहते हैं, लेकिन जब जिंदगी उन्हें रूटीन और रेपिटेशन में डालती है तो अंदर एक घुटन सी बनने लगती है। आप इमेजिन करो एक वॉन्डरर जिसको रोज एक ही जगह बैठना पड़े, एक भटकू राम जिसको पकड़ पे एक ही जगह बिठा दिया जाए, उसे कहा जाए कि ऑफिस का काम करो
उसको फाइल्स हैंडल करनी पड़े, डेडलाइंस निभानी पड़े, तो वो घुटता है। इसीलिए धनु लग्न वालों को कंफर्ट से कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होते देर नहीं लगती। वो जितना स्टेबिलिटी चाहते हैं उतना ही उससे भागते भी है। मुझे याद आ रहा है, एक लड़की थी तन्नू, उसका नाम था। उसके पास अच्छी जॉब थी, स्टडी लाइफ थी, स्टडी पार्टनर था, सब कुछ था। लेकिन हर कुछ महीनों में उसे लगता था कि कुछ ठीक नहीं है। फिर एक दिन अचानक उसने नौकरी छोड़ दी, बिना आगे का प्लान किए बगैर। लोगों ने बहुत कहा कि ये बहुत जल्दबाजी थी, ये इम्पल्स डिसीजन था। लेकिन वो जानती थी कि उसके अंदर कुछ और था जो उसे बदलने को कह रहा था। सिक्स्थ हाउस, ये घर कई बार हेल्थ की लैंग्वेज में भी डर दिखाता है। अनएक्सप्लेन्ड फटीग, गट इश्यूज, बर्नआउट साइकिल्स, ये सब तब आता है जब हम अपने सोल को सप्रेस कर रहे होते हैं। धनु लग्न वालों के लिए सिक्स्थ हाउस एक रिमाइंडर है कि फाइट बाहर की नहीं है, ये लड़ाई अंदर की है। और हर रोज लड़ाई का सॉल्यूशन कंट्रोल नहीं होता, सरेंडर होता है। चलिए अब बात करते हैं एट्थ हाउस, जहां कर्क यानी कैंसर, जिसका स्वामी मून है, वो आता है। ये घर है इमोशनल चर्निंग का, जहां भय, ट्रॉमा और ट्रांसफॉर्मेशन का संगम होता है। और जब ये मून के साथ हो तो इमोशंस सिर्फ सरफेस पर नहीं होते, वो शरीर के हर हिस्से में बसते हैं। धनु लग्न के लिए जो हायर मीनिंग खोजते हैं, ये घर कई बार उनको अनकंफर्टेबल कर सकता है, क्योंकि ट्रुथ आइडियलिस्टिक नहीं होता, वो रॉ होता है, गीला होता है। और मून जब एथ में आता है, वो कहता है फील करो, चाहे टूट जाओ तो पहले टूटो, फिर बहो और फिर वापस से जुड़ो। पर सेजिटेरियस का इंस्टिंक्ट होता है, वो कहते हैं राइज अबव इट। उनका इंस्टिंक्ट कहता है कुछ और ये घर कहता है कुछ और यही सबसे गहरा डर कनकता है कि कहीं मैं अपने दर्द को एक्सेप्ट कर लूं तो वो मुझे कंज्यूम ना कर ले। मुझे याद आ रहा है, एक लड़का था यश, वैसे ये उसका असली नाम नहीं है, मैंने नाम बदल दिया है। वो खुद को बहुत स्पिरिचुअल मानता था और अक्सर लोगों से कहता पेन इज इल्यूशन। उसके इंस्टाग्राम पर कोट्स, वीडियो और पॉजिटिविटी से भरे कैप्शंस होते थे। लोग उसे बहुत समझदार मानते थे। पर जब उसका एक गहरा रिश्ता टूट गया, जब उसका ब्रेकअप हुआ, तब भी उसने ये जताया नहीं, वो सबके सामने मुस्कुराता रहा। वो दिन में मेडिटेशन करता, कभी अफर्मेशन लिखता, कभी कभी दूसरों की एडवाइस भी वो दे ही देता। खुद की जिंदगी चाहे कुछ भी हो, दूसरों को वो सलाह देता था। लेकिन जब रात आती तो सब कुछ बदल जाता। तड़पता रहता, परेशान होता रहता। एक दिन उसने मुझे बताया कि वो उठा और चुपचाप अपनी माँ के पास जाकर लेट गया, जैसे उसके अंदर का बच्चा फिर से जाग गया था, जिसे बस किसी की मौजूदगी चाहिए थी।
उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि उसकी आंखों में जरूर कुछ होगा जो उसकी माँ ने पढ़ा होगा, क्योंकि मून माँ से भी तो जुड़ा हुआ होता है। और मून कहता है कि दर्शन बाद में, इमोशंस पहले। वो आपको आपके इमोशंस फील करवा के रहता है। आर्टवर्कर ये भी दिखाता है कि आपकी इमोशनल वनरेबिलिटी आपकी सबसे बड़ी टीचर बन सकती है। और सेजिटेरियस लग्न वालों को ये सीखना होता है कि ब्रेकडाउन कोई फेलियर नहीं, वो प्रिपरेशन होती है अगले लेवल की क्लैरिटी के लिए। अब बात आती है उस जगह की जहाँ सेजिटेरियस हार मानता है, या कहे यहाँ वो सरेंडर करना सीखता है। स्कॉर्पियो का मास जब 12वें घर में आता है तो मैंने पहले भी बताया, लड़ाई बाहर नहीं भीतर चलती है, क्योंकि ये हिडन है हाउस। यहाँ छिपे होते हैं डीप कार्मिक डेथ्स, गिल्ट, सेक्सुअल फियर्स, वुंड्स और वो आइसोलेशन जो कभी चुना नहीं गया, बस आ गया। मार्स यहाँ दो तरह से ऑपरेट करता है, या तो ये खुद को नम कर देता है, या फिर अंदर ही अंदर इतना जलाता है कि एंजाइटी, इंसोम्निया और रेस्टलेसनेस का रूप ले लेता है। धनु लग्न के लोग जब अकेले होते हैं तब सबसे ज्यादा बेचैन होते हैं, और ये बेचैनी उन्हें फिर किसी नए गोल, नए रिलीजन और नए बिलीफ की ओर खींचती है। पर असली फ्रीडम तब मिलती है जब वो खुद को अलाउ करते हैं, अकेले बैठने, डर को देखने और उससे लड़ने के बजाय वो उससे सुनने के लिए तैयार रहते हैं। 12th हाउस धनु लग्न वालों से कहता है, अपनी ढीकर के अकेलेपन से भागो मत, उसी में तुम्हारी असली शक्ति छिपी है। धनु लग्न वाले लोग दूसरों को इंस्पायर करते हैं, गाइड करते हैं, पर अपने लिए सॉफ्टनेस भूल जाते हैं। इस लग्न का पैराडॉक्स है, बाहर से ट्रैवलर, भीतर से प्रिजनर। आप कहोगे तो फिर क्या करें, ऐसे हालात से कैसे निपटें? मैं कहती हूँ जुपिटर थेरेपी करें, यानी कि वैसे डेली वॉक करना एक अच्छी आदत है अच्छी सेहत के लिए, पर अगर ये आपको मुश्किल लगता है रोजाना फॉलो करना, तो कम से कम हर गुरुवार ये काम जरूर करें कि 30 मिनट के लिए नेचर में चले। सारे डिस्ट्रैक्शंस अपने से दूर रखिए। ऐसा नहीं कि वॉक करते करते आपने हेडफोन्स लगा दिए हैं और कोई पॉडकास्ट सुनते सुनते चले जा रहे हैं, या फिर किसी दोस्त के साथ वॉक पे निकले और बातें हो रही हैं। नहीं, आपको एक साइलेंट वॉक करनी है। नेचर में चलते चलते हर स्टेप पर सॉफ्टली सोचिए कि मेरा सच क्या है, क्योंकि जुपिटर तुम्हें बाहर नहीं अंदर से डायरेक्शन देगा। हाँ, अगर तुम सुनो तो। मून के लिए यानी चंद्रमा के लिए आप वाटर थेरेपी की प्रैक्टिस करें। हर सोमवार एक कटोरी में पानी रख भरें, 5 की कटोरी ले सकते हैं, उसमें 2 बूंद रोज वाटर डालें, उसे देखते हुए चुपचाप 5 मिनट के लिए बैठे, फिर उसे किसी पेड़ पौधे ने बहा दे या फिर फ्लश आउट कर दे, एक ग्रेटिट्यूड के साथ, क्योंकि मून को बहाव पसंद है। अगर ये सोचते हुए
अगर आपको रोना भी आ रहा है तो आप अपने आंसुओं को बहने दीजिए। मून को बहाव पसंद है, तुम्हारे आंसू भी है। एक मुश्किल काम ये भी होता है मार्स की एनर्जी को बैलेंस करना। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि कम से कम एक बार, हफ्ते में एक बार डांस, योगा या साइकिलिंग कीजिए। अकेले में कीजिए, 15 मिनट बस। 15 मिनट शरीर को रिलीज करें। उस वक्त मैं कहूँगी कि कोई इमेज मत बनाओ, कोई रिजल्ट मत सोचो, क्योंकि स्कॉर्पियो का जो मार्स होता है वो तभी डिटॉक्स करेगा जब वो दर्द को मूवमेंट में बदल देगा। आप जिमिंग भी कर सकते हो, आप जिम जाके भी ये उपाय कर सकते हो, उससे भी आपको फायदा हो सकता है। हालांकि ये जो मैंने उपाय बताए हैं वो आपको लग सकते हैं कि ये मामूली है और ये कैसे इफेक्ट करेंगे, बट बिलीव मी, ये आजमाए हुए उपाय है और मैंने उसके रिजल्ट्स देखे हैं। मैं चाहती हूँ आपको भी उससे फायदा हो, इसीलिए आज मैं ये सीक्रेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं जानती हूँ आज के ज़माने में लोगों के पास वक्त नहीं है काफ़ी लंबी चौड़ी रेमेडीज करने का, मंत्र जाप करने का, ना ही जेम्स इतने अफोर्डेबल होते हैं। पर ये ऐसे उपाय हैं जिससे आपको सिर्फ फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। करके बताइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे जानना अच्छा लगेगा। तो क्या आप भी उस सफ़र पर हैं जहां हर जवाब से पहले एक और सवाल होता है? क्या आपने भी कभी अपनी आज़ादी को अपने ही आदर्शों के बोझ से भारी महसूस किया है? अगर हाँ, तो इस वीडियो में कही गई बातें शायद आपकी भी आवाज़ थी, बस उसको हमने शब्द दिए हैं। नीचे कमेंट में लिखिए, मैंने भी अपने अंदर की आपको सुना है, या कोई एक लाइन जो सबसे ज्यादा आपके दिल को छू गई। और अगर आप किसी ऐसे धनुलग्न को जानते हैं जो खुद को समझ नहीं पा रहा, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कभी कभी किसी और को खामोशी में ही अपना जवाब मिल जाता है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगली बार हम एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। बाय बाय।